दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे क्लास 12 से फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं। दोस्तों उसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा ठोसों में अपूर्णता। दोस्तों इससे पहले हम बताए थे आप लोगों को कि जालक बिंदु क्या होते हैं, जालक के बारे में हम बताए थे। आज हम ठोसों में अपूर्णता के अंतर्गत जालक बिंदु के अंतर्गत हम कुछ प्रकार के दोष पढ़ेंगे। उस दोष में आप लोगों को हम निम्न प्रकार से बताएंगे दोस्तों कि कितने प्रकार के दोष होते हैं, उस दोष के अंतर्गत कौन कौन से दोष आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जालक बिंदु क्या होता है सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। जालक बिंदु में आप लोगों को हम बताए हैं दोस्तों कि जालक बिंदु में आप लोगों को हम बताए हैं कि जब कोई कण किसी भी घनाभ के कोनों पर स्थित होता है, वह किसी न किसी एक बिंदु पर स्थित होता है, अर्थात उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आज आपका टॉपिक है कि ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती है। तो दोस्तों इसको हम परिभाषा सहित आप लोगों को कंटिन्यू यहाँ पर समझा रहे हैं, उसको आप नोट करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर इसकी हम डेफिनेशन दे चुके हैं कि जब अवयवी कणों की व्यवस्थाओं में अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है तो उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे ठोसों में अपूर्णताएं कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपूर्णता का मतलब क्या है, यहाँ पर अपूर्णता का और अनियमितता का मतलब क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि अपूर्णता का मतलब क्या है। यहाँ पर अपूर्णता क्या है और अनियमितता क्या है। दोस्तों कोई भी हम काम करते हैं तो एक नियम के अनुसार करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई भी काम अगर करते हैं और उस काम को किसी नियम के अनुसार करते हैं तो वह काम हमारा क्या होता है, नियमित ढंग से हो जाता है। लेकिन कोई नियम के अनुसार हम काम नहीं करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारी गलतियां होती है, जिसमें अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और अपूर्णता, जब मान लो कि हम लोग किसी नाभिकीय कोश के बारे में बात करते हैं तो नाभिकीय कोश के अंदर हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यदि मान लेगा कि इसमें प्रोटॉन उपस्थित नहीं है, या फिर इसके ऊपर धनावेशित कण जो होते हैं प्रोटॉन वो उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा, यह कोश अपूर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों, यह कोश अपूर्ण होगा। या फिर मान लेते हैं इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित नहीं है, तो भी यह कोश क्या हो जाएगा, वो अपूर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी जालक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ जो अवयवी कण होते हैं वो अपने स्थान को छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसके कारण कुछ न कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, अपूर्णता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग कुछ दोष के बारे में पढ़ते हैं। यह दोष क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों यह दोष दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है बिंदु दोष। क्या होता है दोस्तों, बिंदु दोष होता है। और दूसरा होता है रेखीय दोष। ठीक है, रेखीय दोष। यहां पर हम लोगों को अभी केवल बात करना है बिंदु दोष के बारे में कि बिंदु दोष क्या होता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट आखिर होता क्या चीज है, अगर हम कोई बिंदु खींच देते हैं दोस्तों और वह बिंदु किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक हम खींचते हैं, ठीक है ना, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ अपूर्णताएं हो जाती हैं, तो फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, बिंदु दोष कहते हैं। मान लो जैसे कहने का मेरा मतलब है कि इस बिंदु से खींच करके यहाँ लाना है, लेकिन हम लोग खींच करके कहाँ लेके चले जाते हैं, यहाँ पर लेके चले जाते हैं, तो यही इस प्रकार का दोष जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिंदु दोष कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो होता है वो रेखीय दोष। क्या होता है, रेखीय दोष, या इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टल दोष के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, क्रिस्टल दोष के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम बिंदु दोष के बारे में जानते हैं कि बिंदु दोष एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, बिंदु दोष आप हेडिंग बना लीजिए। तो देखिए बिंदु दोष क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर डेफिनेशन हम बार बार आप लोगों को इसलिए नोट कर दे रहे हैं पहले कि टाइम बहुत कम लगे दोस्तों। उस तरह से नोट करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और इस तरह से आपको एक नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट्स के लिए भी हम इसको नोट कर दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हम समझा देते हैं आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जब परमाणुओं या आयनों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन के कारण कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो ऐसे दोष को ही बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनियमितता और विचलन, और एक शब्द आपको यहाँ पर मिल रहा है आदर्श।
आदर्श का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शेड्यूल। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब हम किसी का उदाहरण देते कहते हैं कि बहुत वो अच्छा लड़का है, अर्थात उसको हम कहते हैं कि वो बहुत आदर्श व्यक्ति है। या फिर हम लोग पढ़े हैं PV = nRT पढ़े हैं, तो उसके अंतर्गत जो गैसें आती हैं दोस्तों वो आदर्श गैसें मानी जाती है। जो वान डेर वाल्स समीकरण है उसके अंतर्गत हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, वान डेर वाल्स गैस के अंतर्गत आदर्श गैस पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज जो मतलब समान ताप और दाब पर कार्य करना चालू कर दे वही आदर्श गैस होती है। कह रहा है कि जब परमाणु या आयनों की आदर्श व्यवस्था में, यानी आदर्श व्यवस्था में उसकी अच्छी व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन, अनियमित मतलब कि उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो अधिक या कम हो जा रही है, अथवा विचलन, ये दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, के कारण कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे दोष को ही क्या कहते हैं दोस्तों? बिंदु दोष कहते हैं, या इसे परमाणुीय अपूर्णता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणुीय अपूर्णता भी कहते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि एक बार और फिर हम आपको नाभिक की तरफ ले चलते हैं। इस नाभिक के अंदर दोस्तों हम लोगों को यह पता है कि पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन अगर ये 2 से कम है तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2 से ये 3 हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण रूप से हो जाएगा। या फिर 2 से जब कम होगा तभी भी इसके अंदर थोड़ी सी डिसबैलेंस की अवस्था बनेगी, लेकिन फिर से एक इलेक्ट्रॉन इनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इनकी संतुलन अवस्था को बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वही इनके क्या है? एक प्रकार का बिंदु ही है ना, है कि नहीं है? इस सर्कल को एक प्रकार का हम बिंदु माने हैं, चाहे इसके किसी भी एक कोने को हम लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, कोई सारी ये छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के ही क्या बना है? एक प्रकार का सर्कल बना है, एक प्रकार का नाभिक बना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं परमाणुीय अपूर्णता। ठीक है, परमाणुीय अपूर्णता आपको हम बता दिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को कि बिंदु दोष के अंतर्गत कितने प्रकार के दोष आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे कि बिंदु दोष के अंतर्गत कितने प्रकार के दोष आते हैं। तो दोस्तों बिंदु दोष के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के दोष आते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक दोष पहला है आपका मीट्रिक दोष, दूसरा है दोस्तों नॉन स्टाइकियो मीट्रिक दोष, और तीसरा होता है दोस्तों अशुद्धि दोष। यहां पर दोस्तों आप लोगों को ये चीज पढ़ने के लिए, ये स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है ये आपको क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही मिला होगा। एनसीईआरटी पैटर्न में या कोई भी बुक में आप देखोगे दोस्तों तो आपको ये स्टाइकियोमेट्रिक दोष पहले ही आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को स्टाइकियोमेट्रिक दोष के बारे में ही परिकलन करना है, और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और अशुद्धि दोष के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का केवल आपका टॉपिक रहेगा स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। अब यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है? वे बिंदु जिनमें इसको मिटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, वे बिंदु जिनमें यौगिक में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणु सूत्र के अनुरूप ही होता है तो इस दोष को स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड ले लिए, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है? एक प्रकार का यौगिक है, और यहाँ पर अगर सोडियम क्लोराइड को अलग अलग तोड़ा जाता है तो ये सोडियम धन आयन और क्लोरीन किसमें टूट जाता है दोस्तों? माइनस आयन में टूट जाता है। जब इनका अनुपात हम निकालते हैं दोस्तों, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के अनुरूप यानी बराबर होते हैं। अर्थात इस प्रकार के दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग
क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को संतुलित करके बनाते हैं। क्या करते हैं? संतुलित करके बनाते हैं। दोस्तों अगर स्टोइकियोमेट्रिक दोष आप नहीं पढ़े होंगे इस क्लास में, तो आप प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा हुआ है क्लास 11th का, उसमें आप जाकर के स्टोइकियोमेट्रिक दोष बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी उस पर हम कराए हैं दोस्तों, स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है। केवल आपको यहाँ पर हम इसका इंट्रोड्यूस दे रहे हैं, ठीक है। तो वे बिंदु जिनमें यौगिक में उपस्थित, किसी भी यौगिक में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों के अनुपात यौगिक के अणु सूत्र के अनुरूप ही, यौगिक के अणु सूत्र के अनुरूप ही होता है, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। दोस्तों ये दोष दो प्रकार का होता है। स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों? पहला होता है रिक्तिका दोष, रिक्तियां दोष। क्या होता है? रिक्तियां दोष। और दूसरा होता है दोस्तों साटकी दोष। क्या होता है? अंतरकाशी दोष। सॉरी दोस्तों, काशी दोष। दोस्तों यहाँ पर रिक्तियां दोष क्या होता है? जब हम किसी भी छोटे छोटे कणों के बारे में बात कर लेते हैं, तो छोटे छोटे कणों किसी हम एक जालक बिंदु के रूप में रखते हैं और उसमें से कुछ कण निकल करके बाहर चले जाते हैं, अर्थात अपना स्थान खाली कर देते हैं। तो जो स्थान खाली करता है कण, उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात उसी दोष को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रिक्तियां दोष कहते हैं, ठीक है। आपको अभी यहाँ पर हम नोट करके बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। रिक्तियां दोष क्या होता है? जब किसी चालक में उपस्थित अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से निकल जाए, तो इस ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे दोष को ही रिक्ति दोष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे दोष को ही रिक्ति दोष कहते हैं। जैसे आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक चालक रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा हुआ है? चालक रखा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे क्या है? कण है, छोटे छोटे अवयवी कण है, और ये इन अवयवी कणों के अंतर्गत, यानी कि यहाँ सारे हर जगह अवयवी कण है, ठीक है ना। और यहाँ से एक कण जो है अपने स्थान को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, यहाँ से एक अपने स्थान को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ अपूर्णता उत्पन्न हो जाती है। अपूर्णता का मतलब कुछ कमी उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब वो कमी उत्पन्न होता है तो इस चालक के अंदर कुछ न कुछ खाली स्थान हो जाता है। क्या हो जाता है? खाली स्थान हो जाता है। तो जब खाली स्थान हो जाता है दोस्तों, तो इसी खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्ति दोष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिक्ति दोष के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। रिक्ति दोष के अंतर्गत इनमें घनत्व क्या होता है? परमाणुओं की कमी होने से घनत्व भी इनका क्या होता है? कम होने लगता है, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब रिक्तियां अधिक होती है, तो रिक्तियां दोष में जब रिक्तियां कम होती है या अवयवी कणों की संख्या कम होती है, तो उसका घनत्व भी क्या होता है? कम होने लगता है, ठीक है दोस्तों। आपको अभी बता रहे हैं, देखिए ये है आपका रिक्ति दोष। अब आपको हम बताएंगे दूसरा पॉइंट, अंतराकाशी दोष क्या होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करके और हेडिंग बना लीजिएगा, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है दोस्तों? हेडिंग बनाइए, अंतराकाशी दोष। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आकाश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अवयवी कण होते हैं, ठीक है। अर्थात हम लोग किसी यहाँ पर चालक के बारे में बात कर रहे हैं। अंतराकाशी मतलब हम आकाश के बारे में नहीं, अभी यहाँ पर किसी चालक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी धनायन और ऋणायन के बारे में हम बात करेंगे इसके अंतर्गत दोस्तों, उसमें अपूर्णता के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि आकाश के बारे में बात कर लेंगे। एक एग्जाम्पल आपको हम दे दिए, अंतराकाशी मतलब आकाश के अंदर जो छोटे छोटे अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनमें गतियां उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे अंतराकाशी दोष क्या होता है, ठीक है। नोट करिए आप, अंतराकाशी दोष क्या होता है। कह रहा है कि जब किसी क्रिस्टल में सामान्यतः रिक्त अंतराकाशी स्थितियों को परमाणु या आयन अधिग्रहित करते हैं। अधिग्रहित करते हैं क्या मतलब दोस्तों? उनको वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, तब इन्हें अंतराकाशी दोष कहते हैं। यानी कि अधिग्रहित करने के पश्चात किसको? परमाणु को या फिर आयन को क्या करते हैं दोस्तों? अधिग्रहित करते हैं,
तब इन्हें अंतराकाशी दोष कहते हैं। यह दोष अनायनिक ठोसों में दिखाई देता है। अनायनिक दोष, ठोस क्या होता है दोस्तों बता दें आप लोगों को। अनायनिक का मतलब कि दोस्तों किसी ठोस के अंतर्गत आयन, किसी ठोस में आयन पाए जाते हैं और किसी ठोस में आयन नहीं भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों उनके अंदर जो दोष उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, अंतराकाशी दोष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है दोस्तों आपका साटकी दोष। क्या होता है? साटकी दोष। और दूसरा होता है दोस्तों फ्रैंकेल दोष। क्या होता है? फ्रैंकेल दोष। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे पहले साटकी दोष के बारे में। इसी के अंतर्गत आपको अभी हम बताएंगे दोस्तों कि आयन क्या होते हैं। ठीक है, आयन यहां पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि अंतराकाशी दोष क्या होता है। किसी जालक के अंदर आयनों की जो उपस्थिति होती है वो कहाँ अधिक होती है और कहाँ कम होती है, कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम साटकी दोष के अंतर्गत जानेंगे। इसी वजह से यहाँ पर डेरिवेट हम आपको नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसको देखिए साटकी दोष को। ठीक है दोस्तों, नोट करिएगा। यहां पर साटकी दोष क्या है इसको डिफाइन कर दिए हैं दोस्तों। वह दोष जिसमें समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपना अपना उचित स्थान अर्थात जालक बिंदुओं को त्याग कर अपने अपने उचित स्थानों को, या अर्थात यहां पर हम लगा दिए हैं जालक बिंदुओं को त्याग कर रिक्तिकाएं बना देते हैं, तो ऐसे दोष को साटकी दोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब किसी जालक बिंदु के अंदर अवयवी कण उस स्थान को, उस बिंदु को छोड़कर एक रिक्तिका का निर्माण कर देता है तो उस दोष को ही साटकी दोष कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर धनायन और ऋणायन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या किसकी बात कर रहे हैं? तो धनायन और ऋणायन की बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता दें धनायन और ऋणायन में रिक्तिकाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मान लिया जाए इस टाइप से कुछ टर्म बने हुए हैं। क्या है? कुछ अवयवी कण यहाँ पर बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अवयवी कण है इसमें मान लो धनायन है तो यहाँ पर क्या होगा? ऋणायन होगा। फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? धनायन होना चाहिए। लेकिन इसके जो मध्य में स्थान होता है वही क्या करता है कि इस स्थान को छोड़ करके क्या कर जाता है? बाहर चला जाता है। अर्थात यहाँ पर, सॉरी दोस्तों इसको ऋणायन करो, अर्थात यही धनायन निकल करके कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है, जिसके कारण ये ऋणायन के बाद धनायन होना चाहिए और धनायन के बाद ऋणायन होना चाहिए। तो इसमें ये दोनों ऋणायन ऋणायन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह रिक्त स्थान बाहर निकल जाती है और जब यह बाहर निकल जाता है धनायन एक, तो इसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम पढ़े हैं माइनस माइनस से जब लगाते हैं तो वो क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर धनायन और ऋणायनों की कमी होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को साटकी दोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे फ्रैंकल दोष के बारे में। क्या होता है फ्रैंकल दोष? इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए फ्रैंकल दोष क्या होता है। फ्रैंकल दोष में वह दोष जिसमें छोटे छोटे प्रकार के आयन साधारणतया धन आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, तो इस दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब धन आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, अर्थात खाली स्थान में चला जाता है, तो कुछ न कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है और उसी दोष को फ्रैंकेल दोष के नाम से जानते हैं। जैसे आइए आपको हम बता दें यहाँ पर कि मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक जालक है और इस जालक के अंदर बहुत सारे धनायन और ऋणायन क्या है? उपस्थित अवयवी कण है। धनायनों और ऋणायनों से क्या है? उपस्थित कुछ कण हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर धनायन और ऋणायन उपस्थित है। धनायन ऋणायन, धनायन और ये ऋणायन, ये भी धनायन है, सॉरी ये ऋणायन हो जाएगा, ये धनायन हो जाएगा, ये ऋणायन हो जाएगा और ये धनायन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर जो ये धनायन होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं? इस स्थान को छोड़ करके क्या कर जाते हैं? इस स्थान को छोड़ करके वो कहाँ चले आते हैं? अंतराकाशीय स्थान में चले आते हैं।
अर्थात इन चारों कणों के मध्य में चले आते हैं दोस्तों। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या किस नाम से जानते हैं, फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर यहां से अगर निकल गया तो मान लो यहां पर चला आया। ठीक है, यहां से निकल करके यहां पर चला आया दोस्तों, अर्थात इस अवयवी कणों से निकल करके कहां चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में, यानी खाली स्थान में चला जाता है। तो उसी को हम क्या मानते हैं, फ्रेंकल दोष मानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल में जिंक सल्फाइड है, उसी तरह से सिल्वर क्लोराइड है, उसके बाद ब्रोमीन सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक है दोस्तों आपको हम साटकी दोष का नहीं बताए थे एग्जाम्पल, तो साटकी दोष का भी हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, साटकी दोष के एग्जाम्पल में आप लोग नोट कर लीजिएगा सोडियम क्लोराइड। वैसे तो आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल कुछ दे रहे हैं। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, उसके बाद आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है ना, देखिए इसमें क्लोरीन यानी प्लस माइनस इसमें अंतर्गत आता रहता है। ठीक है, प्लस माइनस इसके अंतर्गत आता रहता है। और एक और बात बता दूं, इंटरेस्टेड बात दोस्तों, कि इसमें भी सिल्वर ब्रोमाइड उपस्थित होता है, अर्थात ये दोनों ही अभिक्रियाओं के अंतर्गत आता है। फ्रेंकल दोष और साटकी दोष के अंतर्गत आता है कौन, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, साटकी दोष, फ्रेंकल दोष, अन्य प्रकार के दोषों के आपको बारे में बताए हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। केवल एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है इसको वीडियो को बनाने में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।